वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है अभी पॉलिटी कवर करा रहे हैं। अभी 9th क्लास की पॉलिटी चल रही है और जैसा आप देख सकते हैं कि जो आपका आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक थर्ड होने वाला है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है पॉलिटी का 9th क्लास का। ठीक है, तो इससे पहले हमने लोकतंत्र के बारे में बात किया। ठीक है, उसके बाद उससे इस क्लास से पहले हमने संविधान के बारे में बात किया। ठीक है, तो हम अब ये जानेंगे कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है चुनाव प्रणाली किस तरीके से कार्य करती है। चुनाव प्रणाली है वो लोकतंत्र में कितनी कारगर साबित होती है। ठीक है, और हम आज जो है चुनाव राजनीति जो है ना, चुनाव राजनीति के बारे में जो है जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्लासेस होंगी वो अच्छी लग रही हैं और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप जीके विद गौरव के मिश्रा या @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। कई बार क्या होता है ना कि हमें कई चीजों में कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, और हमें ये नहीं समझ में आता कि जो विधानसभा की जो सीटें हैं और जो लोकसभा की सीटें, उनमें क्या फर्क होता है। ठीक है, तो आज हम जो है चर्चा इसके बारे में हम करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे जो चुनाव है वो चुनाव किस तरीके से होते हैं। ठीक है, और चुनाव में लोग किस तरीके से जो है पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से भाग लेते हैं। ठीक है, वो कौन से लोग हैं जो चुनाव में जो है चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और वो कौन से लोग हैं जो चुनाव में वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो किसी भी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का जो है चुनाव कैसे होता है, वो समझने का प्रयास करेंगे। हम यह भी जो है जानेंगे कि लोकतंत्र में जो चुनाव क्यों जरूरी है या क्यों उपयोगी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो चुनावी जो प्रतिद्वंदिता है वो किस तरह के लोगों के किस तरीके के लोगों को जो है लाभ पहुंचाती है और यह जानेंगे कि किन चीजों के कारण कोई जो है चुनाव लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, और इसी के सहारे हम लोकतंत्र जो लोकतांत्रिक और जो गैर लोकतांत्रिक जो चुनाव है उनमें भी जो उनके भी अंतर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि चुनाव क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, चुनाव क्यों। सबसे पहले बात यह है कि चुनाव क्यों होता है। ठीक है, चुनाव क्या है, चुनाव क्यों होता है। हम देखते हैं कि कई जो लोग हैं, मान लीजिए कि एक कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, उन सभी एरिया के लोग एक जगह हमेशा एकत्र नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किसी के पास टाइम का अभाव है। ठीक है, और किसी के पास जो है कह सकते हैं कि दूसरे और भी काम है। ठीक है, तो उन लोगों को ये लगता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कैसे हो सकती हैं, और किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है करने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि अपने एक पर्टिकुलर एरिया से एक किसी सदस्य को हम चुनते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि वो हमारी तरफ से जो है चुनाव लड़े। तो इस तरीके से हम एक कैंडिडेट भी खड़ा कर देते हैं, है ना। इसके बाद जो है चुनाव की जो तैयारियां होती है, चुनाव की तैयारियां भी करनी होती हैं। ठीक है, और जो कई जो नेता होते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि यहाँ वहाँ कई जगहों पे उनके भाषण होते हैं और कई जगह जो है घूम घूम के वो लोग भाषण देते हैं अपने एरिया को, पर्टिकुलर अपने पार्टी का या अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है वो लोग उनके बारे में वो लोग जो है चीजें बताते हैं। उनका पूरा दिन व्यस्त रहता है। ठीक है, विपक्षी जो दल होते हैं, विपक्षी दलों द्वारा जो है उनको जो है एक मोर्चा निकाला जाता है उन चीजों को दिखाने के लिए कि वो ये देखना चाहते हैं कि जो है जो सरकार में जो भी पार्टी है वो भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो क्या करते हैं कि चुनाव प्रचार करते हैं और चुनाव प्रचार में जो है लोगों को जो है और किसानों को, व्यापारियों को इस तरीके से जो है लोक लुभावने जो है वादे करते हैं कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम आपके जो है कर्जे माफ कर देंगे, या इस तरीके से जो है चीजें करते हैं। आपके बिजली के बिल माफ कर देंगे, या जो है जो उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उनको उसमें उनमें उनको जो है फायदा दिलाएंगे। तो इस तरीके से लोग लुभावने जो है वादे करते हैं। लोग जो है
सरकार के काम से जब नाखुश होते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो सरकार बदल देते हैं। यानी हर 5 साल पे चुनाव, आम चुनाव होते हैं और हर 5 साल पे जो है वो सरकार बदल देते हैं। उसके बाद जो है सरकार, जब जो पार्टी मान लीजिए कोई वादा करती है और वादा करने के बाद जब चुनाव होता है, चुनाव में वो जीत जाती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके कर्जे माफ करते हैं। तो इस तरीके से जो है चुनाव में जो है चीजें चलती हैं, कि तैयारियां चलती हैं, उनके पास समय का अभाव होता है, चीजें वो जो चाहते हैं वो लोग कई बार समय नहीं दे पाते हैं लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं। अब चुनाव की जरूरत है क्यों? चुनाव की जरूरत क्यों, हमें चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी लोकतंत्र में जो है नियमित अंतराल पर जो है चुनाव होते हैं। दुनिया में 100 से ज्यादा देश हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो है चुनाव होते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि अनेक ऐसे देश है जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं इसके साथ साथ पर हमें जो है चुनाव की आवश्यकता होती क्यों है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब है कि सभी का जो है साथ बैठकर कोई फैसला लेना संभव नहीं है, इसलिए ऐसा जनप्रतिनिधि जो है चुना जाता है, या ऐसे जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो है वो अपनी बातों को रखते हैं जो हम चुनकर भेजते हैं। ठीक है, अगर कोई कार्य ठीक से नहीं करता तो उसे जो है लोग नियमित अंतराल के बाद उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है होती हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम जो है किसी भी, मतलब कह सकते हो कि इसके साथ साथ जो है अगर कोई काम अच्छे से नहीं करता है तो उसको हम जो है उसकी जगह किसी और को जो है मौका देते हैं। और जो ये व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को जो है हम जो है चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे समय में जो प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में जो चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से जो है चुनाव जो है करते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से तरीके हैं, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का जो है चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, जो उनके लिए कानून बनाए, जो उनके लिए जो चीजें करे, और जो उनके लिए अच्छी अच्छी जो है चीजें सोचता है ना, जो उनके जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा कर सके, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले जो है करने वालों का जो है चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग जो सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद जो है फैसले लेते हैं और जो कानून बनाते हैं, इस तरीके से जो है वो उनका चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और इसके द्वारा बनने वाले कानूनों का जो है दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का जो है चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी। अब चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हो सकते हैं? चुनाव जो होता है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार होते हैं? के आधार, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी जो है वो न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूनतम शर्तें क्या हो सकती है? हर किसी को चुनाव जो है करने की जो है की सुविधा हो। ठीक है, यानी हर किसी को मताधिकार हो, यानी हर व्यक्ति को मताधिकार हो कि वो अपने नेता का जो है चुनाव कर सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है दूसरा ये है कि हर जो 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 वोट है ना, हर वोट का एक मोल होता है, हर वोट का जो है बराबर जो है कीमत होती है। ठीक है, समान कीमत होती है, समान मोल है। ठीक है, और चुनाव विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है चुनाव विकल्प होने चाहिए। पार्टी और उम्मीदवारों की को चुनाव में उतरने की जो है आजादी होनी चाहिए, और वे मतदाताओं के लिए जो है विकल्प पेश करें। ठीक है, एक ये जो है दूसरा कारण है। चुनाव का जो अवसर है वो निरंतर अंतराल पर मिलता रहना चाहिए। ठीक है, ताकि नए जो है नए चुनाव कुछ वर्षों में
जरूर कराए जाने चाहिए, ताकि अगर आदमी मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी चुन के आ गया जो कार्य नहीं करता है या उससे जो लोग खुश नहीं है, तो वो एक अंतराल के बाद दूसरे नेता का चुनाव कर सके। ठीक है, लोग, चौथा ये पॉइंट है कि लोग जिसे चाहें वास्तव में वो उसी को जो है चुने या उसी का चुनाव करें। ठीक है, ये नहीं कि उनकी जगह कोई और जो है अपनी धाक जमा के अपने पैसे का प्रयोग करके इस तरीके से चीजें करके जो है वो जो है चुनाव जीत जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि जो चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, ताकि लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का जो है चुनाव कर सके। ठीक है, उनका जो चुना हुआ व्यक्ति है जिसको वो चाहते हैं उसी का वो चुनाव करे। ठीक है, ये जो शर्तें हैं वो आसान लग सकती हैं, सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक जो देश ऐसे हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को भी जो है पूरा नहीं किया जाता है। किसी ना किसी तरीके से इनको जो है वो हम देखते हैं कि प्रभावित ये शर्तें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है? ठीक है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो अच्छी चीज है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका जो मतलब है वो राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता से है। ठीक है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके बीच प्रतिद्वंदिता से है, और निर्वाचन क्षेत्रों में इसका जो स्वरूप है उम्मीदवारों के जो बीच हम देखने को मिलता है ना, वो प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता ना रहे तो चुनाव जो है वो बेमानी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास चुनाव का अवसर होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति हम चुन सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है ना कि हमें जो है वो चुनाव का हमें अधिकार होना चाहिए। और इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे हर बस्ती में हम देखते हैं ना कि हर बस्ती में कुछ जो है खास लोग होते हैं, वो खास आदमी हैं। ठीक है, उनके कुछ खास नेता होते हैं। ठीक है, हर घर में बंटवारे की स्थिति हमें देखने को मिलती है। बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य जो आम आदमी पार्टी है, इस तरीके से हम देखते हैं कि वो अलग अलग जो है स्थिति में जो है बढ़ जाते हैं, और अलग अलग जो है देखते हैं कि अलग अलग लोगों को वो पसंद करते हैं, है ना। विभिन्न दलों के लोग और जो नेता है अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखाई देते हैं, है ना। इसके साथ साथ जो है चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार और पार्टियां तरह तरह के जो है हथकंडे भी अपनाती हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। समाज व देश की सेवा करने की चाह रखने वाले जो वाकई में जो अच्छे लोग हैं ना, उन लोगों को कई बार क्या होता है कि वो यही इन सब चीजों को देखते हुए कि राजनीति जो है अच्छी नहीं है, वो बेकार है, गंदी होती है, और उससे क्या होता है कि अगर हम उसमें हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे, इस तरीके की बातें करते हैं और वो चुनाव में उतरने से बहुत बचते हैं। जो सच्चे और जो सामाजिक लोग हैं और जो समाज के लिए वाकई में काम करना चाहते हैं, वो जो है इसमें उतरने से बचते हैं। लोगों की इच्छा अनुसार मुद्दों को उठाना, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो वो लोग ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं जो उनकी जो मुद्दे हैं उनको उठाएं, उनके लिए वो लड़े, तथा अपने काम काज से लोगों को जो है संतुष्ट करना उनकी जो जिम्मेदारी होती है नेताओं की, वो जो है वो लोगों को जो है संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगली बार आसानी से हमें वोट मिले। इसी तरह से हम देखते हैं कि बाजार भी चलता है। जब तक आप किसी को संतुष्ट, बाजार में जैसे कई दुकानें होती है ना, आप उस दुकान पे जाते हो जो आपको पूरी तरीके से संतुष्टि प्रदान करे, आपको सामान दे और आपको संतुष्ट करे, कम कीमत पर सामान भी मिला और अच्छा सामान भी मिला, और दूसरी चीज ये है कि आप जो है उसके एक रेगुलर ग्राहक बन जाते हैं। इसी तरीके से चुनाव में भी चलता है। अगर कोई नेता अच्छा काम करता है तो जो है वो समाज के लोग उसे पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि हर बार वही हमारा नेता बने। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार अच्छे से हमसे बिहेव नहीं करता, सामान अच्छे से नहीं देता, या हम देखते हैं कि अगर वो महंगी चीजें देता है, दूसरों की अपेक्षा ज्यादा महंगा है, और इस तरीके की जो है चीजें कई बार गलत चीजें दे देता है, तो हम क्या करते हैं, उस दुकानदार को छोड़ के दूसरे दुकान पे चले जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम एक जो अगर लगता है कि नेता ठीक नहीं है और इस तरीके से जो है बिहेव करता है और इस तरीके से जो चीजें हैं, तो उनको छोड़कर जो है दूसरे नेता का चुनाव कर सकते हैं।
यही जो है चीजें जैसे आप देख सकते हैं, जिस तरीके से बाजार उसी तरीके से राजनीति में भी चलता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो चुनाव की जो हमारी प्रणाली है ना, वो प्रणाली क्या है। चुनाव की प्रणाली क्या है, तो हम इससे ये मतलब हुआ कि चुनाव की प्रणाली का यानी जो है भारत में जो है चुनाव कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या प्रणाली है उसकी। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा जो है हर 5 साल में इनका जो है लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद जो है चुने हुए जो प्रतिनिधि जो होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है और लोकसभा और जो विधानसभा होती है वो भंग हो जाती है। ठीक है, फिर से जो है नए सिरे से जो है चुनाव होते हैं। ठीक है, और वाकई में ऐसा होता तब है ना कि जैसे जब तक जो नया चुना हुआ नेता या सीएम या पीएम पद के लिए जो है शपथ ना ले ले, तब तक जो है जो पिछला जो नेता होता है ना वो अपनी सीट पर बना होता है। ठीक है, उससे पहले क्या होता है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद तुरंत जो है 2 से 3 दिन के अंदर उनको जो है शपथ ग्रहण करवा के जो है या सीएम या पीएम बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीजें चलती हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं कि जो ये लोकसभा और विधानसभा है कि जो अलग अलग दिन पर या अलग अलग समय पर जो ये चुनाव कराए जाते हैं ना, इसे हम आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, किसी सदस्य की अगर संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य रहते हुए मृत्यु हो जाती है या वो अपना इस्तीफा दे देता है उस बीच में, तो उसकी जगह जो है उपचुनाव होते हैं। यानी बीच में जो कराए जाने वाले जो समय के बीच में या समय के जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कराए जाने वाला जो चुनाव होता है ना, उसको हम उपचुनाव कहते हैं। अब बात करते हैं चुनाव क्षेत्र की। चुनाव क्षेत्र क्या होता है। देखिए, चुनाव क्षेत्र का मतलब यह है कि चुनाव के उद्देश्य से देश के अनेक क्षेत्रों में जो है देश के जो अनेक क्षेत्र है ना, वो उनको जो है बांट दिया जाता है। यानी जो देश के जो क्षेत्र हैं उनको जो है बांटा जाता है। ठीक है, और जिन्हें हम जो है निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यानी चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं। यानी वहां से जो भी सदस्य खड़ा हुआ होगा या जो भी प्रतिनिधि जो है वहां से खड़ा हुआ होगा चुनाव में, यानी उस सीट पर जो भी खड़ा हुआ होगा तो उसे हम जो है चुनते हैं या उनमें से किसी का हम चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के लिए देश की जो है हम देखते हैं कि जो है 543 निर्वाचित जो है क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, और इस क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों जो चुने गए जो प्रतिनिधि है ना, उनको हम संसद सदस्य कहते हैं। ठीक ऐसे ही हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्यों के लिए विधानसभाएं हैं और विधानसभाओं के लिए जो है चुनाव होते हैं, उनको भी सीटों के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 400 से ज्यादा सीटें हैं, है ना, 403 कह सकते हो आप, 403 सीटें हैं। उसके बाद अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 70 सीटें हैं। इस तरीके से जो है अलग अलग जो है चुनाव जो है क्षेत्रों में बांटा गया है विधानसभाओं को। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं। ठीक है, अगर कोई नया होगा जो वीडियो देख रहा है तो उनको शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो राज्यों में जो होता है वो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं। उन विधानसभाओं के लिए जिन सदस्यों का जो चुनाव होता है और जो सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं वो एमएलए होते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनको बोला जाता है, जिनको हम विधायक भी बोलते हैं आमतौर पर। और वैसे ही अगर देश के लिए जो चुनाव होता है और उस देश जैसे मान लीजिए कि भारत में जैसे चुनाव होते हैं और यहाँ पे जो है संसद के लिए जब चुनाव होते हैं तो उसको संसद सदस्य बोला जाता है। ठीक है, यानी एमपी उसको बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको कहा जाता है। ठीक है, और जो संसद के लिए जो चुनाव होते हैं उन संसद के लिए जो चुनाव होते हैं उन संसद के चुनाव से हम किसको चुनते हैं, हम उन संसदीय चुनाव से जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी, जिसको बहुमत मिलेगा, उस पार्टी के जो है नेता प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और बाकी जो होते हैं विपक्ष में बैठते हैं। ठीक है, अभी जो है
जब हम स्पेशल क्लासेस लेके आएंगे ना इस बुक के अलावा, तो हम जो है उसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन कौन से लोग होते हैं जो मिलकर संसद बनाते हैं, कौन से जो लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, या राष्ट्रपति क्या है, इनको इस तरीके से जो है ना इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो विधानसभाओं की हमने बात कर ली। इसके बाद इन सीटों से जो है निर्वाचित जैसे मैंने बताया कि इन सीटों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो विधानसभा के होते हैं, उनको हम विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो है विधानसभा के जो है कई कई जो है हम देखते हैं ना कि निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, है ना। यानी एक जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कई विधानसभा की जो है निर्वाचन क्षेत्र, क्योंकि संसदीय क्षेत्र जो होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, और जो विधानसभा के जो क्षेत्र होते हैं उससे छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसमें कई कई जो निर्वाचन क्षेत्र जो है वो आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। जैसे गांव में हो गया या शहरी इलाकों में जो नगर पालिकाएं होती हैं, गांव में पंचायतें जो होती हैं, उनका चुनाव इसी तरीके से किया जाता है। यानी जो प्रत्येक पंचायत होती है ना, प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में जो है बांटा जाता है, जो छोटे छोटे जो है निर्वाचन क्षेत्र जो है वो होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों को जो है हम लोग सीट कहते हैं। जैसे मैंने बोला अभी कि जो है इनको सीटों पर खड़ा होते हैं, मतदाता जो होते हैं सीटों पर खड़े होते हैं। और सीटों का मतलब क्या होता है? सीटों का मतलब यही होता है निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र से यानी उस पर्टिकुलर सीट से जो है ये व्यक्ति जो है चुनाव लड़ रहा है, इस तरीके से। क्योंकि जो हर क्षेत्र जो होता है संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि वो पर्टिकुलर क्षेत्र से जो है वो व्यक्ति खड़ा है। इसके अलावा हमारे पास जो है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी होते हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, इससे आप क्या मतलब समझते हैं? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमने कमजोर वर्गों के लिए, ठीक है, वो आरक्षित जो है निर्वाचन क्षेत्र की जो है विशेष व्यवस्था जो है की गई है। यानी हम देखते हैं कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो है आरक्षित सीटों की जो है व्यवस्था की गई है, ताकि ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि शुरू से ही ये चीजें देखी गई थी कि जो कमजोर तबके के लोग हैं या जो पिछड़ गए हैं उनको कह सकते हो जो बराबरी में लाने के लिए समानता से उनको जो है समान रूप से उनको साथ चलने का जो है उनको ऐसी व्यवस्था की गई हमारे संविधान में। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए कुछ सीटें आरक्षित की गई ताकि जो दूसरे जो प्रभावित लोग हैं उनको जो है प्रभावित ना कर सके, या अपनी पावर का दुरुपयोग करके जो है उनको जो है प्रभावित ना कर सके। इसीलिए जो है ये सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। इसी कारण कुछ चुनावी क्षेत्र जो है अनुसूचित जातियों के लिए लोगों के लिए आरक्षित है और कुछ जो है अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं। जैसे मैंने बताया, यानी एससी और एसटी के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए जो है वो सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक है, अगर मैं 26 जनवरी 2019 की बात करूं तो उसी स्थिति की हम लोग अभी बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में उसी स्थिति की बात की गई है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी सीटें हैं? कुल जो क्षेत्र है वो 543 है। ठीक है, कुल क्षेत्र जो है वो 543 जो है वो क्षेत्र है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो सामान्य सीटें हैं, सामान्य सीटें कितनी हैं? तो सामान्य सीटें जो है वो 412 हैं। कितनी है? 412 है। अगर हम उसके बाद अगर हम एससी की बात करें, यानी जो आरक्षित जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए जो है हम देखते हैं कि उसमें 84 सीटें आरक्षित हैं। कितनी है?
84 सीटें, और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये जो है 47 यानी 47 सीटें आरक्षित हैं। यानी कुल हो गई हमारी सीटें कितनी? 43, जिसमें से सामान्य जो है 412, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो है जो कुल जो क्षेत्र हैं, और कुल क्षेत्रों में जो बांटी गई है, जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था की गई है। और ये 26 जनवरी हम देखते हैं कि जो 26 जनवरी 2019 के डाटा के हिसाब से है, डाटा जो है ये 26 जनवरी 2019 का जो है डेटा है। ठीक है, इसके बाद हम मतदाता सूची की बात करें तो मतदाता सूची में क्या होता है? लोकतांत्रिक चुनाव में जो मतदान की जो योग्यता रखने वालों की जो सूची है वो चुनाव आयोग जो है वो पहले ही तैयार कर लेता है, और इस सूची को जो है आधिकारिक रूप से जो है मतदाता सूची हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो इसको हम वोटर लिस्ट भी कहते हैं ना, जिसमें वोटर्स के नाम होते हैं, और वो उनके जिनके नाम होते हैं वो वहां पे जाके जो है पर्टिकुलर एरिया में जो है अपने एरिया में जो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं या स्कूल्स होते हैं या प्राइमरी स्कूल्स होते हैं या जो जहां पर भी व्यवस्था करनी है वो सरकार वहाँ जो है जो चुनाव आयोग है वहाँ व्यवस्था करता है और लोग जाके वहाँ वोटिंग करते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है ना खास बात यह है कि अपराधियों और दिमागी रूप से संतुलित जो व्यक्ति होते हैं, कुछ लोगों के वोट देने का अधिकार से इनको वंचित किया जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। ठीक है, और वैसे आपको पता है कि 18 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं, 18 साल जो कंप्लीट कर चुके हैं, वो सार्वभौम मताधिकार के जो है यहाँ पर भारत में जो सार्वभौम मताधिकार का जो है यहाँ पे व्यवस्था जो है चलती है। सभी लोग जो है वोटिंग कर सकते हैं, अमीर गरीब, किसी जाति को, किसी धर्म के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो वोट कर सकता है। अब उम्मीदवारों के नामांकन की बात करते हैं। जो उम्मीदवार होते हैं वो नामांकन, जो कोई व्यक्ति जो है मतदाता है और वो उम्मीदवार भी हो सकता है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज का अंतर यह है कि जो मतदाता होते हैं वो 18 साल की उम्र के होने चाहिए, और जो उम्मीदवार होता है उसकी उम्र जो है 25 साल पूरी होनी चाहिए। बस ये फर्क होता है। ठीक है, नहीं तो आप जो चाहे आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप उस पर्टिकुलर एरिया से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर किसी पार्टी से सीट मिले तो ठीक है, नहीं तो आप निर्दलीय लड़ सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो मतदाता के लिए 18 साल की उम्र चाहिए, और जो चुनाव लड़ेंगे जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए 25 साल की उम्र चाहिए होती है। ठीक है, अब चुनाव अभियान की बात कर लेते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं ना, जो प्रतिनिधि बेहतर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक चुनाव अभियान जो है चलाते हैं। चुनाव अभियान के द्वारा क्या होता है कि चुनाव प्रचार करते हैं। एक दौर शुरू होता है उसका, है ना, कई महीने पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि लोगों को कैसे प्रभावित करना है, लोगों को किस तरीके से अपने पाले में डालना है, अपनी तरफ से कैसे उनको मोड़ना है ना, इस तरीके से वो भाषण देते हैं। वो चीजें जो है अखबारों में, टीवी में, जो है ना न्यूज चैनलों में वो चीजें दिन रात चलती रहती है ना। उसके बाद जो है राजनीतिक दल जो है काफी समय पहले से जो है वो तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं, है ना। और एक चीज और है इसमें कि लोकसभा के लिए ना जो भी चुनाव लड़ता है उसके लिए एक पैसा यानी एक अमाउंट जो है निश्चित किया गया है कि वो इतने पैसे से ज्यादा जो है वो खर्च नहीं कर सकता। तो लोकसभा के लिए 25 लाख रुपए होते हैं, और विधान सभा के लिए जो है 10 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, हम इस हिसाब से देखते हैं ना कि जो चुनाव के लिए हम देखते हैं कि जो ईवीएम है, ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लोग जाते हैं और जो है अपनी उंगली पे निशान लगवाते हैं। आप भी अगर जो 18 साल पूरे कर चुके होंगे और वो वीडियो देख रहे होंगे और उन्होंने अगर चुनाव में कभी हिस्सा लिया हो, तो वोटिंग अगर की हो, तो उनको ये चीजें पता होंगी। ठीक है, जाते हैं, उंगली पे निशान लगवाते हैं। इस निशान लगवाने के बाद वो अपना एक कोई भी आई कार्ड हो सकता है, किसी स्कूल का पहचान पत्र हो सकता है, कॉलेज का पहचान पत्र हो सकता है, या कोई मार्कशीट हो सकती है। वो आप दिखा के वहाँ पे, अगर आपका चुनाव जो वोटिंग लिस्ट होती है ना, वो मतदाता सूची में अगर आपका नाम है, तो आप जाके वहाँ पे चुनाव में भाग ले सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जाना भी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है ना कि हमारा भी अधिकार है और हमें भी अपना नेता चुनने का पूरा हक है। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है और हमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, अभी 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि अभी ये चीजें जो है फिर से शुरू होंगी, और वो चीजें आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको चीजें वो समझ में आएंगी।
ठीक है। और आप वो चीजें देखेंगे, हो सकता है कि कई लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे, कई लोग नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार, जो जिन्होंने 18 साल पूरा किया हो, 18 साल के बाद वो पहली बार वोटिंग करने जाएंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, भारत में जो है चुनाव वो क्यों लोकतांत्रिक है, तो चुनाव आयोग द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। जिस समय आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद से जो चुनाव आयोग होता है वो सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती, जो भी कुछ करेंगे वो चुनाव आयोग जो है चुनाव आयोग करेगा, यानी जो मुख्य जो अधिकारी होते हैं ना वो करते हैं, वो सारी शक्तियां उनके हाथ में चली जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि किसी भी तरीके से जो चुनाव का जो प्रक्रिया है ना उसको बाधित जो है करने से ये लोग रोक सकते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो रोक सकते हैं। और निर्वाचन आयुक्त की जो है नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो किसी भी सरकार के जो प्रति होते हैं वो जवाबदेह नहीं होते, या राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं होते। जिस तरीके से हमारे देश में न्यायपालिका कार्य करती है उसी तरीके से चुनाव आयुक्त कार्य करते हैं। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और लगता है उनको कि अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी हुई है तो उसको बकायदा वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और उनको जो हटाना है ना वो असंभव है, क्योंकि उनको वो शक्तियां दी गई हैं जिससे कि किसी भी तरीके का चुनाव प्रभावित ना हो। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो भारत का जो चुनाव आयोग है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त उसको है, ठीक है। और चुनाव का संचालन करना, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, या उसका अच्छे से उपयोग करना, या उसके दुरुपयोग को रोकना, जो है इस तरीके से जो है वो करते हैं। और चुनाव जो ड्यूटी में जो चुनाव ड्यूटी में जो अधिकारियों की जो ड्यूटी होती है उनको उनके अधीन वो लोग कार्य करते हैं, ठीक है। लोगों की चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। भागीदारी के साथ साथ लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी जो है चुनाव में क्या भागीदारी है, लोगों को बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम देखते हैं कि भारत में आम लोग ज्यादा जो है चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जबकि जो पैसे वाले लोग हैं या जो अमीर लोग हैं वो घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं। काफी चीजें देखने को मिलती है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कई सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, और चुनाव नतीजों को जो है स्वीकारना चाहिए। कोई हारे कोई जीते उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो भी अच्छा होगा वो चुनाव जीतेगा, जिसने काम कराया होगा वो चुनाव जीतेगा, और लोगों का जो पसंदीदा नेता होगा वो चुनाव जीतेगा। तो वो डिपेंड करता है उसके कार्य के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के ऊपर, कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उस नेता का कार्य कैसा है, ठीक है। हम देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो चुनौतियां है ना वो काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि जो पैसे वाले जो लोग हैं अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं तो वो लोगों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब ये है कि वो अपने पैसों का उपयोग करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इलेक्शन जीतेंगे, ठीक है। इलेक्शन वही जीतता है जो कार्य कराता है, ठीक है, जो लोगों का पसंदीदा होगा, जो लोगों के लिए कार्य करता है, लोगों के भले के लिए कार्य करता होगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि पृष्ठभूमि देखते हैं, कुछ जो नेता है उन नेताओं की पृष्ठभूमि हम देखते हैं कि वो सही नहीं होती है, और पृष्ठभूमि ऐसी होती है जैसे मान लो कि कुछ जेल से सजा काट के आए लोगों को धमका डरा कर वो कोशिश करते हैं कि उनको जो है चुनाव में वोटिंग मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं कि जो रिश्तेदार है, रिश्तेदारों को टिकट मिल जाती है, वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं, वो जो है इलेक्शन लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। कई बार लोगों के पास विकल्प नहीं होता है, एक ही आदमी खड़ा है और हर बार से वही खड़ा हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि लोग निर्दलीय रूप से भी खड़े हो जाते हैं, यानी वो किसी पार्टी से नहीं होते, वो खुद के स्वतंत्र रूप से वो लोग खड़े होते हैं। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये थी आपकी जो है चुनावी राजनीति, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की। और जो आज का जो 3rd चैप्टर था, ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज की क्लास होगी वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने में मजा आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लासेस अच्छी लग रही होंगे, पूरी क्लासेस को देखा करिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज यही खत्म करते हैं, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ, फिर हाजिर होंगे 4th चैप्टर के साथ, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारा जो हमारे अधिकारी हैं किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से कानून बने, हम कानूनों के बारे में जो है समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है।
तो चलिए फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, नमस्कार।